हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले विभाजन सूत्र को ज्यामितिक तरीके से प्राप्त करना सीखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 7.2 के सारे प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 7.2 के सारे प्रॉब्लम्स विभाजन सूत्र पर आधारित हैं। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए हम लोग सबसे पहले विभाजन सूत्र को देख लें और उसे ज्यामितिक तरीके से सिद्ध करने के तरीकों पर गौर कर लें। जैसे यदि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m1 अनुपात m2 के अनुपात में किसी बिंदु पर आंतरिकतः विभाजित हो, तब विभाजन बिंदु का निर्देशांक यदि x y लिया जाए तो इस x y का एक फॉर्मूला प्राप्त होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ याद रखेंगे कि इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग दो बिंदुओं जैसे x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड यदि m1 m2 के अनुपात में किसी बिंदु पर आंतरिकतः विभाजित हो। आंतरिकतः विभाजित होने का मतलब क्या है, इसका डायग्राम ज़रा देखें। जैसे मान लें कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और इनको मिलाने से एक रेखाखंड बनी है AB। A का निर्देशांक यदि x1 y1 लिया जाए और B का निर्देशांक x2 y2 लिया जाए, ठीक है, तो इस रेखाखंड को आंतरिकता मतलब A और B के अंदर में किसी बिंदु पर विभाजित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि P पर इसको आंतरिकता विभाजित किया गया, किस अनुपात में, m1 और m2 के अनुपात में। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो P बिंदु का निर्देशांक यदि xy मान लिया जाए तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। और इस P बिंदु के x और y निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फार्मूला के अनुसार आपको यह दिमाग में रखना है कि ये जो पहला जो है क्रमित युग्म के नियम से x के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको और y के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब आप इसको एक साथ भी लेकर के चल सकते हो या फिर अलग अलग आप x और y को ज्ञात कर सकते हो। जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो उस पर इसकी विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हुए रहेंगे और उनको किसी बिंदु पर आंतरिकतः इसी अनुपात में विभाजित किया जाए तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक का मान निकालने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब सवाल उठता है कि इस फार्मूले को जियोमेट्रिक तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम जियोमेट्रिक तरीके से भी प्राप्त कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला को जियोमेट्रिक तरीके से प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले एक चतुर्थांश क्रिएट करेंगे। चतुर्थांश तो 4 होते हैं, आप सभी इस बात से अवगत होंगे। हम सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में उन दो बिंदुओं की कल्पना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु A है
और इसका निर्देशांक x1 और y1 है, और यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम हम लोग B रख लें, और B बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड प्राप्त हो रही है जिसका नाम है AB। अब यदि किसी ने कहा कि इसी रेखाखंड को आंतरिकतः मतलब इसी के अंदर किसी बिंदु पर डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि P बिंदु पर कहीं विभाजित किया जाए आंतरिकतः, तो इस बिंदु का निर्देशांक XY क्या होगा। और यह भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर AP जो है M1 और PB जो है M2 के रूप में आंतरिकतः विभाजित हो रहा है। तो अब हमें इस XY का वैल्यू प्राप्त करना है, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला के रूप में लिखा था। तो इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ रचना हमें करना पड़ेगा। यहाँ से एक लंब की रचना करेंगे OX के ऊपर, याद रखें ये भी लंब होता है। एक लंब हम यहाँ से भी क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, केवल आप ध्यान से इसको देखें। इससे भी हम एक लंब इसके ऊपर क्रिएट करने वाले हैं, और इन लंब को हम कुछ नाम से भी डिनोट कर दें। जैसे मान लीजिए कि ये C है, इसको D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। तो अब आप गौर से देखिए कि जो O और C की जो दूरी है, जब हम X अक्ष की बात करते हैं तो O और C की जो दूरी है वो आपका x1 है, ठीक है ना। मतलब C के ऊपर आप जब हाथ रख दें यहाँ पर, तो C के पास हमारा जो पॉइंट है वो x1 है, ठीक है ना। D के पास जब हम हैं, अभी x अक्ष की बात हो रही है, तो D पर जब हम हैं तो यहाँ पर देखें कि x के ऊपर हम हैं, मतलब O से लेके C तक x1 है, O से लेके D तक आपका x है, और जब आप E के ऊपर हैं तो इसका मतलब कि आप मूल बिंदु से x2 दूरी पर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एक लंब और हम ऐसे क्रिएट करने वाले हैं BD के ऊपर ऐसे, और एक लंब यहाँ से हम क्रिएट करने वाले हैं ऐसे। अब इन लंब को भी हम कुछ नाम दे दें, जैसे इसको हम F नाम दे दें और इसको G नाम दे दें, ठीक है ना। तो अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जो कि समकोण त्रिभुज है, PFA और एक BGP, ठीक है ना। अब इन्हीं दो त्रिभुजों से हम लोग समरूपता के थ्योरी से, जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज 6.1 में आपने कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल का पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ बातें बताई गई थी। मैं इसको शो करूंगा तब और आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि अब हमें कुछ मान की आवश्यकता होगी, जैसे इन दोनों त्रिभुज में सिर्फ कर्ण हमें दिया हुआ है, जैसे A से P तक M1 है और P से B तक क्या दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है। तो हमें अब दो चीज़ और पता करना है, इस त्रिभुज का ये जो आधार है बेस, और इस त्रिभुज का आधार, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से इसका जो लंब है PF, ये भी हमको पता होना चाहिए, और ये जो BG है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स ध्यान दें कि हम जब बहुत ही आसानी से AF निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि A वाले पॉइंट को F वाले पॉइंट से माइनस करेंगे। मतलब क्या है, जब हम F के ऊपर हैं तो आप ये देखो कि ये जो लाइन है X अक्ष के पैरेलल है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि हमें जब इसकी दूरी पता करनी है कि ये कितना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि F वाले जो X का मान है वो A वाले X के मान को घटा देंगे। तो F के ऊपर X का मान कितना है, देखो आप यहाँ पर इस रेखा के किसी भी बिंदु पर हम जब जाएंगे तो हम लोग X के ऊपर होंगे, ठीक है ना। और इस पर हम किसी भी बिंदु के ऊपर जाएंगे तो हम x1 के ऊपर हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी x अक्ष की बात कर रहे हैं। तो F और A की दूरी ज्ञात करने के लिए कि मतलब ये कितना है, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम x में से x1 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारा होगा x माइनस x1 होगा। इसी तरह से हमको जब GP का मान चाहिए तो हम G
मतलब यहाँ पर x अक्ष के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे E पर हम हैं तो x2 हैं, तो g भी हमारा क्या होगा, x2 ही होगा। तो x2 में से अब P वाले बिंदु का, तो P पर मान कितना है, देखो x की बात अभी हो रही है, इस अक्ष की बात हो रही है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये x2 माइनस क्या है, x है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी हमने इन दो त्रिभुजों में अभी आधार को प्राप्त कर लिया है। अब हमें P और F ये केवल पता करना है कि ये कितना है, और फिर हमको इसको पता करना है कि B और G कितना है। तो जब हम P और F के लिए चल रहे हैं तो आप देखो कि आप किस अक्ष के पैरेलल में हो, आप Y अक्ष के पैरेलल में हो। ये जो लाइन था वो X अक्ष के पैरेलल था, इसीलिए हम लोग इसको X के मान को माइनस करके घटा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए आप कि जब आप Y अक्ष के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि P जो है Y पर कितना चल चुके हैं। तो P के लिए Y जो है आपका Y ही है, ठीक है ना, और F के लिए Y जो है वो आपका कितना है, Y1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। जो PF का मान है वो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, Y में से हम y1 को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ x में से x1 घटा था, ठीक है ना, इस अक्ष के अकॉर्डिंग। तो जब हम इस अक्ष के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम y के मान को ही y के मान से माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये जो मान हो गया, ये कितना हो गया, ध्यान दोगे। अब जब हम g के ऊपर हैं, सबसे पहले b के ऊपर, क्योंकि bg का मान निकालने का मतलब है कि पूरा में से, तो पूरा आप कितना जा चुके हैं, y2, और ये कितना दूर गए हैं आप, देखो y, तो हम यहाँ पर y2 में से y घटाने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ मान प्राप्त हो गया है जिसकी हमें आवश्यकता होगी जब हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया उस डायग्राम को आप यहाँ डिटेल भी कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बस थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको लिखना है कि मान लिया कि A बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और B बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है ना, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को P बिंदु पर आंतरिकतः, ठीक है ना, आंतरिकतः किस अनुपात में, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो मान लिया कि P बिंदु का निर्देशांक xy है, तो अब हमें इस xy का एक फार्मूला प्राप्त करना है जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम के अंतर्गत आने वाले डिटेल्स को यहाँ शो करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आकृति से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आकृति से, कि हम एक चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे कि ए समरूपता से, ठीक है ना, इसको हम लोग एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं। कोण कोण समरूपता से, ये जो दो समकोण त्रिभुज हैं उनमें दो कोण समान होने के कारण ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या मान रहे हैं, समरूप मान रहे हैं। मतलब त्रिभुज PFA समरूप है त्रिभुज BGP के, ठीक है ना। त्रिभुज को देखें, PFA और त्रिभुज BGP ये दोनों समरूप होंगे, और समरूपता की कसौटी यानी शर्त क्या है कि ये कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो स्टूडेंट, समरूपता की जब बात हुई तो समरूपता में एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाती हैं, ठीक है ना। बस यही ध्यान में रखना है आपको इस सेक्शन वाले फार्मूला को प्राप्त करने के लिए कि दो त्रिभुजों को समरूप करने के बाद, ठीक है ना, आपको समरूपता की कसौटी को याद रखना है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। कैसे, इसको हम लोग ज़रा लिख लेते हैं। जैसे अगर हम लंब की बात कहेंगे तो उस त्रिभुज का लंब रेशियो में चला जाएगा। फिर जब हम बेस की बात करेंगे तो इस त्रिभुज का भी बेस रेशियो में चला जाएगा। जब हम हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस भी रेशियो में चला जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब आइए इन दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं को आनुपातिक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के आधार को देख लेते हैं। इसलिए अगर हम इस त्रिभुज की आधार की बात करें तो AF किसके अनुपात में आएगा, देखिए उस त्रिभुज का आधार है PG।
अगर मैं इसके लंब की बात करूं पी एफ, तो उसका जो लंब है वो है बी जी, और अगर मैं इसके हाइपोटेनस यानी कर्ण की बात करूं ए पी, तो उसका भी कर्ण क्या है, बी पी। ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि मुझे क्या करना है कि इस रिलेशनशिप में जो ये अनुपात का एक रिलेशनशिप आया त्रिभुज की समरूपता के नियम से, तो मुझे क्या करना है कि इस फर्स्ट को थर्ड के साथ और फिर सेकेंड को थर्ड के साथ मिला करके हमें चलना है। और देखिए कितने आसानी से सेक्शन फार्मूला हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को थर्ड के साथ मिला के देखते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए एफ बाई पी जी इक्वल ए पी बाई बी पी से। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर मान को रखना है। जैसे ए एफ का मान देखिए बहुत ही आसान है, x माइनस एक्स वन अपॉन पी जी का मान देखिए x2 माइनस एक्स है, और AP और BP का मान बहुत ही आसान है। देखें AP का मान जो है वो m1 है, और PB का मान या BP का मान जो है वो कितना है, m2 है। तो अब हम इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे m2 को यहाँ गुना करेंगे, m1 को यहाँ गुना करेंगे। देखते हैं m2 इससे गुना होगा m2x माइनस m2x1 इक्वल, अब m1 इससे गुना होगा तो m1x2 माइनस m1x हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस पद को हम लोग लेफ़्ट साइड में लाने वाले हैं, तो जो माइनस है वो इस तरफ आकर के प्लस हो जाना है। तो ये हो गया m1x, और इसके साथ m2x तो प्लस में ही है। देखिए m2x इक्वल, अब m1x2 हम रहने देंगे यहाँ पर m1x2, लेकिन ये जो माइनस है इस तरफ जा कर के प्लस हो जाएगा और वो बन जाएगा m2x1। ध्यान से देखें m2x1। अब यहाँ देखें कि x का हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m1 प्लस m2, और इधर हम लोग ऐसे ही रहने दें m1x2 और m2x1। ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखें ध्यान से कि जब हम x इक्वल करेंगे तो ये जो है कि हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन ये जो है वो बटा में चला जाएगा m1 m2। तो इस तरीके से x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे जो मैंने शुरू में फार्मूला लिखा था, x इक्वल m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी तरह से हम लोग जो अभी रिलेशन प्राप्त किए थे समरूपता वाला, उसमें सेकेंड को थर्ड के साथ मिला के देखते हैं और देखते हैं कि y का निर्देशांक कितना आता है। अब सेकेंड को हम लोग थर्ड से तुलना करेंगे। तो सेकेंड क्या था, ध्यान दें, पिक्चर से भी देख सकते हैं, पी एफ अपॉन बी जी इक्वल, अब यहाँ से ए पी तो अपॉन बी पी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखें कि अब हम लोग फिर से यहाँ पर मान को पुट करेंगे। पी एफ का मान जो था, देखिए पी एफ का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ये y माइनस y1 है, और बी जी का मान देख लें आप लोग वहाँ पर y2 माइनस y है। ए पी का जो मान है वो m1 है और इसको आपने m2 माना है। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को यहाँ से गुना करेंगे m2y माइनस m2y1 इक्वल, अब ये गुना होगा m1y2। अब इस चीज़ को हम लोग मिटा दें, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, और m1y से गुना होगा तो m1y। अब देखो फिर उसी तरीके से y वाले पद को हम लोग लेफ़्ट में लेकर के आ रहे हैं इस चीज़ को, तो ये जो माइनस है लेफ़्ट में आकर के प्लस हो गया m1y, और इसके साथ m2y तो प्लस में ही था। अब ये जो है राइट साइड में वैसे ही रहने दीजिए, और ये जो लेफ़्ट साइड में था माइनस उसको इस तरफ ले जाइए, तो ये प्लस में आपका हो जाएगा m2y1। ठीक है ना। अब यहाँ पर y का कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा y इंटू m1 प्लस m2 इक्वल, यहाँ तो वैसे ही रह जाएगा m2y1। तो ये लास्ट स्टेप देखें, y का फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक
एक्स वाई का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का निकल गया, और y का फिर हम लोग लिख देंगे इसी तरह से, सिर्फ x2 x1 के जगह y1 y2 का प्रयोग करना है, y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला को आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उस समय भी याद हो जाएगा बनाते बनाते। लेकिन तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला आप बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं कि किस तरीके से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि फार्मूला हमें याद नहीं है, ठीक है ना, और ये मैथ आ चुका है, फार्मूला तो आपको याद करना ही है, लेकिन बाय द वे ऐसा होता है कभी कि फार्मूला मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक चीज़ यहाँ पर गौर करें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप खुद से देख सकते हो, खुद से समझ सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी अपना एक गुरु बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिर आप देखो आसानी से किसी भी चीज़ को समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, ठीक है ना, और यहाँ पर बी बिंदु का निर्देशांक है x2 y2, और इसे P बिंदु पर कहीं आंतरिकतः m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है। और मुझसे किसी ने कहा कि ये फार्मूला यहाँ से मिटा दिया जाए, ठीक है ना। अभी मैं रख रहा हूँ, बस इसको इग्नोर करना है कि नहीं है फार्मूला यहाँ पर। और मुझसे कोई कह रहा है कि x का फार्मूला प्राप्त कीजिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा कि जो रेशियो होता है अपने दूर वाले निर्देशांक से गुना होता है, ठीक है ना। जैसे ये जो आप m1 और m2 देख रहे हो, ये कभी अपने नज़दीक वाले निर्देशांक से गुना नहीं होगा। जब भी गुना होगा तो कहाँ से गुना होगा, देखो दूर वाले निर्देशांक से। और ये जो m2 है ये गुना होगा कहाँ, यहाँ दूर वाले निर्देशांक से। दोनों स्थितियों में जैसे अब x इक्वल अगर मैं निकालना चाहूँ इस x का फार्मूला, तो देखो m1 को मैं किससे गुना करूँगा, x2 से, m1 x2 प्लस में दे दूँगा, और m2 को किससे गुना करूँगा, देख लो x1 से, ठीक है ना, m2 को x1 से, और फिर हम इस चीज़ को नीचे प्लस करके लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा x का फार्मूला आ गया। तो बहुत ही मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। इसी तरीके से अगर मुझसे किसी ने कहा कि y का फिर कैसे निकालोगे, ठीक है, तो y का भी हम इसी अंदाज में निकाल सकते हैं। देखिए अब y के लिए हम फिर m1 को किससे गुना करेंगे, y2 से, ठीक है ना, ये जाके गुना होगा y2 से, तो m1 y2 प्लस, अब ये जो है अपने दूर वाले निर्देशांक से गुना होगा, तो m2 y1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है स्टूडेंट, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो कि इसको कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूला को हम लोग काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस को जियोमेट्रिक तरीके से भी आपने प्राप्त कर लिया, और एक ट्रिक से भी अगर आपने इस तरह से फार्मूला बनाना है तो आप इतना याद रखोगे कि ये जो रेशियो होता है अपने दूर वाले निर्देशांक से ही गुना होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला को अच्छी तरह से जानने के बाद, मतलब इसको ट्रिक से और जियोमेट्रिक तरीके से जानने के बाद, अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और बेसिक पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यदि बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु पर विभाजित हो, तब मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस पर भी आपको एक दो प्रश्न हैं। निर्देशांक जैसे x और y निकालना हो तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात याद रखें, इस फार्मूला को हम लोग लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मैं समझा के लिखना चाहता हूँ। जैसे a बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और b बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, और इसको
मध्य बिंदु पर डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, ठीक है। AP और BP दोनों जो होंगे इक्वल होंगे। तो याद रखेंगे कि जब मध्य बिंदु पर कोई रेखाखंड डिवाइड होती है तो उसके लिए M1 जो है वो भी 1 माना जाएगा और M2 जो है वो भी 1 माना जाएगा, ठीक है ना। एक ये केवल कल्पना की गई है, चूँकि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो हम इसको 2 भी माने 3 भी माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यह हुआ कि M1 और M2 जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना। तो जब M1 और M2 बराबर होंगे मतलब 1 और 1, जैसे इसको हम ऐसे देखें कि अगर M1 और M2 को बराबर करें और M2 को मैं इसके नीचे लेकर के आऊँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1:1 बनता है। इसका मतलब है कि जब कोई रेखाखंड बीच पॉइंट से अगर डिवाइड होता है, मध्य बिंदु पर डिवाइड होता है, तो वहाँ पर M1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और M2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ होती है कि फार्मूला आपको लिख करके दे दिया गया और एक होता है कि उस फार्मूला को समझा करके लिखा गया। तो जो समझा करके लिखा जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहता है और वास्तव में यही कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का कि आप उस चीज़ को समझ करके लिखते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट आप उस पर लगाते रहिए कि कैसे हम इसको ईजी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं जो डिवीज़न फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें अगर हम M1 के जगह 1 रखें, ठीक है ना, अगर मैं इसको 1 से गुना करूँ x2 को, तो जाहिर सी बात है कि x2 ही रह जाएगा और इस 1 को गुना करूँ फिर x1 से, तो वो भी क्या रह जाएगा, x1 रह जाएगा। और जब मैं इसको नीचे ऐड करूँगा तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये x का फार्मूला आ गया। अब y का फार्मूला निकालना होगा तो फिर इसी तरह से M1 वाले मान को दूर वाले निर्देशांक से गुणा करेंगे, तो 1 जब y2 से गुना होगा तो y2 ही रह जाएगा। और जब हम 1 को, इस रेशियो को जब दूर वाले निर्देशांक y1 से गुना करेंगे तो y1 रह जाएगा। और नीचे जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखें, इस रूप में भी लिख सकते हैं, अथवा हम इसको बनाएंगे तो कैसे, ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के लिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो x के लिए हम लोग कैसे इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि x1 को x2 में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला। एवं जब हम y के लिए चलेंगे तो इसी तरह से y को भी हम लोग सुधार के लिख देते हैं y1 + y2/2। तो ये आप आसानी से याद रखोगे कि जब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो उसके लिए हमें x1 और x2 को ऐड करके 2 से भाग करना है, y1 और y2 को जोड़ करके 2 से भाग करना है। इस तरह से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने इसको समझा करके आपको बता दिया है, आप इसको प्रैक्टिस में देखते रहेंगे। अब एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर में एक जगह पर समत्रिभाजित की चर्चा होगी, समान 3 भागों में, ठीक है। तो उसको भी ज़रा सा गौर कीजिए। जैसे यदि कोई रेखाखंड, ये सारी बातें जो हैं एक्सरसाइज 7.2 में काम करेंगी। यदि कोई रेखाखंड AB आंतरिकतः समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में, ठीक है ना, समत्रिभाजित हो। तो स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट पे गौर करें तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है कि समत्रिभाजित हो तो उसके लिए कोई और फार्मूला है क्या। बस इस चैप्टर में एक ही चीज़ याद रखनी है, सेक्शन फार्मूला वही है, ठीक है ना। उसी के कॉन्सेप्ट पर आपको तरह तरह के बदल के सवाल दिए जाएंगे, उसको आपको हल करना है। बस आपको प्रश्न के मूड को समझना है, प्रश्न के जो मेन बात है ना उसको समझना है। जैसे यहाँ पर देखो कि कोई रेखाखंड AB, अब यहाँ पर AB की जगह PQ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि आप डायग्राम बना करके आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो खुद से। जैसे A और B 2 बिंदुओं से मिलने वाला ये रेखाखंड है और इसका अगर हम वैल्यू लिख दें x1 y1 और इसका वैल्यू लिख दें x2 y2
और इसको सम त्रिभाजित किया जाए। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसको सम त्रिभाजित के चक्कर में क्या करते हैं कि इस पर 3 बिंदुएं दे देते हैं। तो अगर आप इस पर 3 बिंदु देंगे तो ये 4 भाग में बंट जाएगा, जबकि बांटना है समान 3 भागों में। इसका मतलब कि जब हम इस पर 2 बिंदु देंगे तो 2 बिंदुओं से यह 3 समान भागों में डिवाइड होगा। यही आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये P है और यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये Q है, ठीक है ना, और ये समान अनुपात में बट रहे हैं, मतलब ये और ये सभी आपस में समान अनुपात में। जैसे AP उतना ही बड़ा है जितना PQ, उतना ही बड़ा है जितना यहाँ पर BQ। तो अब आप सोचो कि अलग अलग तरीके से मुझे XY का फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। जैसे हम पहले P पर जाएंगे, है ना, P के लिए। तो आप गौर करो कि जब हम P के लिए हैं, ठीक है ना, तो P के लिए अगर आपको X निकालना है तो ध्यान में रखिए कि आपको P पर जाने पर इस चीज़ को आपको इग्नोर कर देना है कि ये यहाँ पर नहीं है। तो अब बताओ कि ये जो रेशियो है वो 1 है, ठीक है ना, यहाँ तक। और अब ये जो रेशियो है कितना हो चुका है, 2 हो गया है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जब आप P के ऊपर जाएंगे तो आपका जो M1 और M2 है वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। जो M1 और M2 का जो अनुपात है, याद रखेंगे, M1 और M2 का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। बाकी आपका ये जो वही रह जाएगा, ठीक है ना, फार्मूला। अब इसी तरह से जब हम Q के लिए जाएंगे, ध्यान में रखिए, Q के लिए जाएंगे तो हमारा जो रेशियो है वो बदल जाएगा। देखो कैसे, अब हम इस बिंदु पर हैं Q पर, तो अब हमें P वाले बिंदु को हटा करके सोचना है और यहाँ पर मुझे XY रखना है। अब देखो रेशियो भी जो है यहाँ से बदल चुका है। देखो कैसे, अब Q के आगे जो है वो 2 भाग हैं, ठीक है ना। Q के आगे कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। और Q के पीछे कितने भाग हो गए, ध्यान से देखो, Q के पीछे अब सिर्फ 1 भाग रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q के लिए जब हम चलेंगे तो हमारा M1 M2 जो है वो 2:1 का काम करेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखिए ऐसे न ज्ञात करके, ये तो कॉन्सेप्ट पर हुआ कि जब आपको समझ में आ जाए तो ये इस बात को लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान करके चलिए कि अगर हमने Q ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना, सबसे पहले अगर हमने Q ही ज्ञात कर लिया है और मुझे फिर इस चीज़ को ज्ञात करना है, ठीक है ना, इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो अब गौर करो कि एक Q के लिए ये जो है वो मध्य बिंदु हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है ना। तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, कब, जब Q पहले हम ज्ञात कर लें। इसी तरह से जब हम P ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना, P जब ज्ञात कर लेंगे तो इनके लिए, ठीक है ना, इनके लिए अब ये जो Q है वो ये जो है हमारा क्या हो गया है, मध्य बिंदु हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम होता है और कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला पर आधारित हम लोग एक एग्जाम्पल को सोल्व कर लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिकतः 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम A है और इसको हम मान पुट कर लें 4 - 3 और यहाँ पर B है और B का है 8 और 5, और मान लीजिए कि ये 3:1 में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग जो है 3 भाग पर है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये M1 जो है वो कितना हो गया आपका 3 और M2 जो हो गया आपका कितना हो गया 1। और यहाँ पर याद रखिए कि इसी बिंदु का निर्देशांक हमें मालूम करना है कि ये कितना होगा, ठीक है ना। ये आपका 3 हो गया और ये 1 हो गया। आप M1 M2 बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते समय मान लेंगे कि माना उस बिंदु का, है ना, जिस बिंदु के बारे में पूछ रहा है, माना विभाजन बिंदु का निर्देशांक XY है, ठीक है ना। तो अब इस X और Y को हम लोग यहाँ पर देखो बिना फार्मूला लिखे हुए भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था
तो इसलिए चलिए हम लोग सबसे पहले x को ज्ञात कर लेते हैं। अगर फार्मूला के अनुसार बनाना चाहें तो फार्मूला से भी बना सकते हो, उसके लिए आपको चुनना पड़ेगा x1 x2 y1 y2 m1 m2, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बिना फार्मूला के बनाना चाहें, जब हमने डायग्राम बना लिया है तो अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसको देखें तो ये अपने दूर वाले निर्देशांक से गुणा होता है, मतलब 3 को हम 8 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ जो 1 है वो 4 से गुणा होगा, तो 1 गुणे कितना हो गया 4, और नीचे जो है 3 + 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ये 3 × 8 = 24 और 4 इकाई 4 अपॉन कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 28/4 कट के कितना हो गया 7, मतलब x का वैल्यू निकला 7। इसी तरह से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस, अभी इस रेशियो को हम लोग दूर वाले y वाले निर्देशांक से गुना करेंगे, तो 3 गुना होगा 5 से, और वो जो 1 है वो गुना होगा -3 से, ठीक है ना। और नीचे तो वही 3 + 1। अब यहाँ देखो 3 × 5 = 15 और ये प्लस माइनस हो गया, अपॉन कितना हो गया 4, तो 15 में से 3 गया 12/4, तो ये कट के कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसलिए बिंदु का निर्देशांक कितना आया, जिसको हम लोग xy माने थे, तो वो आ गया है कितना, x को पहले लिखते हैं और फिर y को साथ। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से बिना फार्मूला को भी हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ आप जैसे मान लो कि इसका कोई फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चल सकते हो कि x1 x2 y1 y2 m1 m2, और फिर आप उसको फार्मूला पर रख करके हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सेक्शन फार्मूला पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। आप वीडियो को बार बार देखोगे और मैं समझता हूँ कि जब इतना कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा तो चैप्टर में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, मेरी भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। आप उसको खुद से हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।